नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल्स से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 9। इसके बाकी के 8 पार्ट्स आपको ऊपर आई बटन की लिंक से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 9। कुछ क्षण बाद खामोश हुई तो विमल बोला, तुमने दोबारा इस धंधे में कदम क्यों रखा? इस धंधे से मेरा कदम निकला ही कहाँ था। बकौल दंडवते मैं अपने बाप का अभी आधा कर्जा भी नहीं चुका सकी थी कि वो कांड हो गया था। फिर प्राइवेट अस्पताल के 2 महीने के इंतहाई महंगे इलाज ने खुद मुझे कंपनी का कर्जा ही बना दिया था। तब मैं कोई औरत थोड़ी रह गई थी, तब मैं कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई थी। तब तो मैं मिसेस पिंटो के वैश्यालय का एक पलंग बन गई थी, एक बिस्तर बन गई थी जिस पर कोई भी आकर सो सकता था, एक सड़क बन गई थी जिसको रौंदते हुए गुजर जाने का किसी को भी हक था, एक तौलिया बन गई थी जिससे जो चाहता अपने गंदे घिनौने हाथ पोंछ सकता था। एक चीज़ बन गई थी मैं, एक कॉमोडिटी बन गई थी जिसे किराए पर उठाया जा सकता था, गिरवी रखा जा सकता था, बेचा जा सकता था। 2000 रुपये जो तुम्हारी फीस है, इससे तुम्हें क्या मिलता है? 500 रुपये। बाकी मिसेस पिंटो खा जाती है। मिसेस पिंटो नहीं, कंपनी। मिसेस पिंटो तो कंपनी के निज़ाम का महज एक पुर्जा है। इस वैश्यालय की मालकिन वो नहीं। हालांकि जाहिर यही किया जाता है। अगर कंपनी तुम्हारी मालिक है तो फिर वे लोग तुम्हारी सेवाओं की तुम्हें फीस क्यों अदा करते हैं? हर किसी को ये बात नहीं मालूम। सुलेमान और उसके ऊपर के ओहदेदारों को ही ये बात मालूम है, लेकिन वे लोग भी पैसे इसलिए देते हैं ताकि एक भरम बना रहे। उनके दिए पैसे कहीं चले तो जाते नहीं, वो तो एक जेब की रकम निकाल कर दूसरी जेब में डालने वाली बात है। कंपनी के जरिए साया चलने वाले ऐसे और भी वैश्यालय हैं, 10-12 और हैं। उनका निज़ाम भी ऐसे ही चलता है, मिसेस पिंटो स्टाइल। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी चाहती है कि अगर कोई घपला हो तो कोई मिसेस पिंटो फंसे, कंपनी पर आँच ना आए। हाँ, वैसे घपला होता नहीं। हर वैश्यालय को कंपनी की प्रोटेक्शन हासिल है। कंपनी की तरफ से हर वैश्यालय के इलाके के थाने का महीना बंधा हुआ है। आई सी। वैसे मिसेस पिंटो के वैश्यालय को एक खास दर्जा ये हासिल है कि बेहतरीन लड़कियां यहाँ रखी जाती हैं और कंपनी के ओहदेदारों की सारी सेवा यहाँ से होती हैं। कंपनी के इस वैश्यावृत्ति के धंधे का कोई इंचार्ज भी होगा। क्या मतलब? मैं कंपनी के किसी ऐसे ओहदेदार के बारे में पूछ रहा हूँ, कंपनी के वैश्यावृत्ति के धंधे को कंट्रोल में रखने की जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी हो। पालकी वाला है ना? पालकी वाला वो शख्स है जो कंपनी के प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड का इंचार्ज है। हाँ, कैसा आदमी है वो? बहुत खतरनाक, बहुत जालिम, बहुत हरामजादा। इस धंधे में डालने के लिए जो नई लड़कियां भगाकर, उठाकर या फुसलाकर लाई जाती है, उनके कसबल निकाल कर उन्हें लाइन पर वही लाता है। बहुत जुल्म ढाता है हरामजादा। वो खुद, वो भी, और कंपनी का जोजो नाम का जल्लाद भी, जो ऐसे कामों में हमेशा उसका मददगार होता है। जोजो? विमल ने नाम दोहराया। हाँ, अजीब नाम है। कौन जात हुआ वो? क्रिश्चियन। बहुत खतरनाक आदमी है ये जोजो। हाँ, तुम्हारी किसी भी कल्पना से ज़्यादा खतरनाक। लड़कियां उसके नाम से पत्ते की तरह कांपती है। कोई नहीं चाहती कि ज़िंदगी में कभी उसका जोजो से आमना सामना हो। ये उसी के खौफ का कमाल है कि मेरे जैसी किसी लड़की का भाग जाने का या धंधा करने से इनकार करने का या कंपनी को किसी तरह का धोखा देने का हौसला नहीं होता। हम भाग तो सकती हैं क्योंकि हम कस्टमर के पास अकेली जाती हैं, कोई रखवाला हमारे साथ नहीं होता। लेकिन जोजो का ऐसा खौफ है हम सब पर कि भागने का ख्याल भी करने से प्राण कांप जाते हैं। पालकी वाला भागी हुई लड़की को पाताल से भी खोद कर निकाल सकता है और फिर जोजो उसकी वो गत बना सकता है कि संध्या ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसका शरीर पत्ते की तरह कांपा। किसी ने भागने की कोशिश की है? 2-3 ने की थी। पालकी वाला ने उन्हें ढूंढ लिया था। और फिर जानते हो उनका क्या हश्र हुआ? क्या हश्र हुआ था? कंपनी के होटल की एक बेसमेंट में सारी लड़कियों को जमा किया गया था। वहाँ भागी हुई लड़की जोजो के हवाले कर दी गई थी। हम सबके सामने भागी हुई लड़की को नंगा किया गया था और पहले कंपनी के प्यादों ने उसकी हर वो दुर्गति की थी जो कि आतताइयों के चुंगल में फंसी किसी लड़की की जा सकती है। उसे एक साथ 3-3 व्यक्तियों को सेटिस्फाई करने के लिए मजबूर किया गया। फिर जब उसकी भरपूर दुर्गति हो चुकी तो कोड़े मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई और फिर भी कोड़ों की मार तब तक बरकरार रखी गई जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। वो ड्रामा हमारे सामने इसलिए किया गया ताकि हम उसके अंजाम से सबक हासिल करें। उसकी चीखें सुनने के लिए, उसकी दुर्गति देखने के लिए हमें मजबूर किया जाता था।
कोई लड़की अगर आंखें बंद कर लेती थी या अपने कानों पर हाथ रख लेती थी तो एक कोड़ा उसे भी आ पड़ता था। जो हो रहा था उसे देखना सुनना हमारे लिए लाजमी होता था। पहली बार जब मुझे नज़ारा देखना पड़ा, उसके शरीर ने एक जोर की झुरझुरी ली, तो कई रातें तो मैं सो नहीं पाई थी। नींद आ जाती थी तो सपने में यही दिखाई देता था कि एक साथ 3-3 आदमी मेरे साथ भी बलात्कार कर रहे थे और कोड़ों की मार से मेरी चमड़ी उधेड़ी जा रही थी। कोई लड़की भागकर कभी पुलिस की शरण में नहीं गई? एक गई थी। उसका क्या हुआ था? जिस थाने में वो शरण लेने के लिए गई थी, उसका थानेदार उसे खुद साथ आकर पालकी वाला को सौंप गया था। तौबा, यहाँ तो रक्षक भी भक्षक है, कहीं कोई फरियाद मुमकिन नहीं। पालकी वाला अपने वैश्यालयों के खुद चक्कर तो लगाता रहता होगा। बहुत कम। सारा सिलसिला ऐसे सुचारू रूप से चलता है कि उसके आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे पड़ सकती है? फ़र्ज़ करो पुलिस की रेड हो जाती है। नामुमकिन। कंपनी की हिस्ट्री में कंपनी के किसी वैश्यालय पर आज तक पुलिस की रेड नहीं हुई। कोई दंगा फसाद हो सकता है। कौन करेगा वहाँ दंगा फसाद? कोई गलत किस्म के ग्राहक? आज तक ऐसा ग्राहक कोई नहीं आया। आ तो सकता है। फ़र्ज़ करो कुछ लोग वैश्यालय में आकर उत्पात मचाने लगते हैं, तो फिर क्या होगा? मिसेस पिंटो दंडवते को फ़ोन करेगी, वो आकर सब संभाल लेगा। यानी कि तब भी पालकी वाला नहीं आएगा। दंडवते कंपनी का ट्रबल शूटर है। ऐसे दंगों को संभालना उसका काम है। अगर किसी वैश्यालय के नष्ट होने की ही नौबत आ जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है? फ़र्ज़ करो वैश्यालय में आग लग जाती है, तब भी क्या ये देखने दंडवते ही आएगा कि आग कैसे लगी थी या क्या नुकसान हुआ था? तब तो पालकी वाला आ सकता है। आई सी। ये क्यों पूछा तुमने? कोई ख़ास वजह नहीं, यूं ही। तब तक टैक्सी दादर के इलाके में दाखिल हो चुकी थी। कहाँ चलना है? विमल ने पूछा। संध्या उसे निर्देश देने लगी। उसके निर्देश पर कार चलाते हुए वो एक संकरे से बाजार में पहुंचा। वहाँ थोड़ा आगे जाने पर एक चौक था जहाँ संध्या ने उसे रुकने के लिए कहा। विमल ने टैक्सी एक और लगाकर रोक दी। वो सामने। संध्या धीरे से बोली, पनवाड़ी की एक इकलौती दुकान देख रहे हो? देख रहा हूँ, विमल बोला। ये इस इलाके का मटका लगाने का अड्डा है। दुकान पर इस वक्त जो मोटा बनारसी भैया बैठा है वही मटका एजेंट है। ये जाने अनजाने हर किसी का दाव कबूल कर लेता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, दाव लगाकर देख लो कि ये तुम्हारा दाव कबूल करता है या नहीं। ठीक है। विमल टैक्सी से बाहर निकला और पनवाड़ी के पास पहुंचा। जयराम जी की? वो बोला। जयराम जी की भैया? पनवाड़ी बोला। एक बनारसी जोड़ा लगाना, चूना कत्था बराबर, मैनपुरी तंबाकू और कीमा मार के। पनवाड़ी ने जोड़ा लगाकर उसे दिया। विमल ने जोड़ा मुंह में रखा और बोला, कितना पैसा? 1 रुपया। विमल ने उसे 1-1 का और 100 का नोट थमा दिया। 100 का नोट देखकर पनवाड़ी ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। 36 नंबर पर 100 का पत्ता, विमल धीरे से बोला। पनवाड़ी सहमति में सिर हिलाया। नोट उसने गले में डाल दिए। उसने 2 छोटी छोटी पर्चियाँ निकाली। दोनों पर उसने 26 नंबर और 100 रुपये लिखा। एक पर्ची उसने विमल को थमा दी और दूसरी को सिगरेट की एक डिबिया में डाल दिया, जिसमें विमल ने देखा कि वैसी और भी कई पर्चियाँ मौजूद थी। फिर उसने विमल की ओर से ध्यान हटा लिया। विमल भी दुकान पर से हट गया। रास्ते में उसने सबसे पहले पान थूका। पान को उसने अभी तक एक बार भी चबाने की कोशिश नहीं की थी। वो वापस टैक्सी में आ बैठा। ओके, वो बोला, एजेंट तो देख लिया, अब आगे क्या होगा? 6 बजे तक मटके का नंबर का ये चक्कर चलता है, संध्या बोली। उसके बाद उस रोज़ का मटका बंद हो जाता है। 6:30 बजे यहाँ कलेक्टर आएगा, जो पनवाड़ी को उसकी 5% कमीशन देकर नंबरों की सारी पर्चियाँ और सारी रकम ले जाएगा। एजेंट की कमीशन 5% होती है। हाँ, और कलेक्टर की भी। आई सी। तुमने देखा था तुम्हारी पर्ची पनवाड़ी ने सिगरेट की एक खाली डिब्बी में डाल ली थी। हाँ, उसमें वैसी और भी पर्चियाँ थी। करेक्ट। 6 बजे के बाद ये उन सारी पर्चियों को निकालेगा और उन पर लिखी रकमों को टोटल करेगा। फ़र्ज़ करो टोटल 1864 रुपये आता है। फिर वो गले से 1864 रुपये निकालेगा और उस रकम को भी पर्चियों के साथ सिगरेट की डिब्बी में डाल देगा। 6:30 बजे कलेक्टर आएगा। वो पनवाड़ी से एक सिगरेट का पैकेट मांगेगा। पनवाड़ी उसे वही दाव की रकम और पर्चियों वाला पैकेट थमा देगा और उससे 93 रुपये 20 पैसे मांगेगा। दुनिया का कोई सिगरेट का पैकेट 93 रुपये 20 पैसे का नहीं आता, लेकिन कलेक्टर वो रकम उसे दे देगा। इसी प्रकार इस इलाके का कलेक्टर किसी से एक खास रकम के बदले में कोई पत्रिका, तो किसी से मक्खन की टिकिया, तो किसी से माचिस की डिबिया खरीदता सारे इलाके में घूम जाएगा। हर स्टॉप पर वो नोट करता जाएगा कि कौन सी आइटम उसे कितनी रकम देकर कौन से एजेंट से खरीदी थी। ये सब तुम्हें अपने पिता से मालूम हुआ था? विमल मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। हाँ, वे तुम्हें ये सब बताते थे? मुझे नहीं, मेरी माँ को, लेकिन इत्तेफाक से बहुत सी बातें मुझे भी सुनाई दे जाती थी। आई सी। आगे? अपनी सारी कलेक्शन करके कलेक्टर जैकब सर्कल पहुंचता है, जहां की चंपक भाई मेंशन नामक इमारत की
5वीं मंजिल पर सुवेगा इंटरनेशनल का ऑफिस है और जहां कांति देसाई नामक वो आदमी बैठता है जो कि कंपनी की ओर से नियुक्त मटके का इंचार्ज है। वहां वो उस रोज की कलेक्शन की रकम वो पर्चियां कांति देसाई को सौंप देता है और खुद भी अपने पास नोट की हुई उस रोज बतौर एजेंटों की कमीशन अदा की रकमों का टोटल लगाने बैठ जाता है। फर्ज करो वो टोटल 472 रुपये 40 पैसे आता है। अब देसाई पहले सारी पर्चियों पर लिखी रकमों का टोटल करता है, वो 9,448 रुपये आता है। फिर वो कलेक्शन की रकम का टोटल करता है, वो भी 9,448 रुपये आता है। फिर वो उसका 5% निकालता है। 5% 472 रुपये 40 पैसा बनता है। वो कलेक्टर से उसका टोटल पूछता है। कलेक्टर भी वही रकम बताता है। देसाई उसे 944 रुपये 80 पैसे देकर विदा कर देता है। 944 रुपये 80 पैसे क्यों? इसमें से 472 रुपये 40 पैसे तो कलेक्टर ने एजेंटों को बतौर कमीशन दिए होते हैं। बाकी के 472 रुपये 40 पैसे यानी कि उसके द्वारा कलेक्ट की गई रकम का 5% उसकी अपनी कमीशन होती है। आई सी। इसी प्रकार शाम को सुवेगा इंटरनेशनल के जैकब सर्कल वाले दफ्तर में हर शाम को सारी बम्बई के और आसपास के इलाकों के एजेंट जमा होते हैं और अपनी कलेक्शन कांति देसाई के पास जमा कराते हैं। रात के 10 बजे तक सारी कलेक्शन हो जाती है। उसके बाद फिर मटके में से नंबर निकाला जाता है। फिर उस नंबर के मुताबिक उन पर्चियों को छांटा जाता है जिस पर कि वो नंबर लिखा होता है। फिर उन पर्चियों पर लिखी रकम का टोटल करके उनका सिंगल पर 8 और डबल पर 80 गुना किया जाता है और फिर कलेक्टरों के ही माध्यम से जीत की रकमें एजेंटों तक पहुंचा दी जाती है। यानी कि आज रात अगर मटके में से 36 नंबर निकले तो कल इस बनारसी पान वाले से ही मुझे 8,000 रुपये मिल जाएंगे। वही पर्ची दिखाकर जिसकी एक प्रतिलिपि उसने तुम्हें दी थी और दूसरी कंपनी को भेजी थी। नंबर मालूम हो जाने के बाद कोई बोगस पर्ची भी तो पेश कर सकता है। क्या मतलब? फ़र्ज़ करो 36 की जगह 19 नंबर निकला है। मैं अपनी 36 नंबर वाली पर्ची जैसी ही एक पर्ची पर 19 नंबर और उसके सामने अपनी मटके पर लगाई रकम या कोई भी बड़ी रकम लिखकर पनवाड़ी को पेश कर सकता हूँ। कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारी लाश समुद्र में तैरती पाई जाएगी। क्या? विमल हड़बड़ाया। जीती हुई रकम के साथ जीते हुए नंबर वाली पर्चियाँ भी एजेंट के पास वापस लौट आती हैं। फ़र्ज़ करो इस पनवाड़ी के पास जीते नंबर वाली 5 पर्चियाँ हैं। अब सोचो, जब तुम्हारी नकली पर्ची की डुप्लीकेट पर्ची उसके पास नहीं निकलेगी तो तुम्हारी क्या गत बनेगी? डुप्लीकेट निकल सकती है, नंबर तो वही होगा ही, रकम इत्तेफाक से मिल सकती है। ऐसा इत्तेफाक होने की संभावना बहुत कम है। रकम 1 रुपये से लेकर सैकड़ों हज़ारों रुपए तक का कोई भी हो सकता है। तुम्हें क्या मालूम कि जो 5 पर्चियाँ पनवाड़ी के पास है उन पर कौन सी रकम लिखी हुई है? मालूम भी हो तो असली पर्ची वाला तुमसे पहले पनवाड़ी के पास गया हो सकता है और फिर 100 बातों की एक बात यह कि कलेक्शन पर 5% की फीस लेकर जो एजेंट ये काम करता है उसने भी तो ऐसे किसी फ्रॉड का तोड़ा सोचा ही हुआ होगा। उसके पास भी तो कोई असली नकली पर्चों की पहचान का कोई सिक्केबंद तरीका होगा। तुम्हारी आखिरी बात सबसे ज़्यादा दमदार है। मेरा बाप घर में मटके की बहुत बातें सुनाता था, लेकिन कभी किसी एजेंट के साथ हुए रुपए पैसे की ठगी की बात उसने कभी नहीं सुनाई थी। अब यहाँ कब तक रुकने का इरादा है? मैं कलेक्टर को भी यहाँ आता और पनवाड़ी से 2-4 होता देखना चाहता हूँ। कलेक्टर तो 6:30 बजे आएगा और अभी तो। संध्या ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया। 5 भी नहीं बजे हैं। इतनी देर यहीं टैक्सी में आगे पीछे बैठे रहना क्या मुनासिब होगा? तो क्या किया जाए? पास ही मेरा घर है, अगर ऐतराज़ ना हो तो वहाँ चले चलो। मुझे क्या ऐतराज़ होगा? ऐतराज़ तो अगर होगा तो तुम्हें होगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। वहाँ तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं होगी? मुझे क्या असुविधा होगी? ठीक है, फिर चलते हैं। विमल ने टैक्सी का इंजन स्टार्ट किया। सुलेमान ने जॉन रॉड्रिगेज की कोठी पर फ़ोन किया। रॉड्रिगेज के लाइन पर आने पर वो बोला, उस आर्टिस्ट की रिपोर्ट आई है जिसको वॉल के कैमरे से निकली तस्वीर को सोहल की उपलब्ध तस्वीरों से मिलाकर देखने का काम सौंपा गया था। क्या कहता है वो? रॉड्रिगेज ने यूं पूछा जैसे अपने सवाल का जवाब उसे पहले से ही मालूम हो। वो सोहल ही है। पक्की बात? जी हाँ, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। गुड, अब कम से कम आप अपने दुश्मन से नावाकिफ नहीं। अब आप ये बखूबी जानते हैं कि आपका मुकाबला किससे है। फिर बिना किसी पूर्वाभास के संबंध विच्छेद हो गया। सुलेमान के चेहरे पर वितृष्णा के भाव आए। साला समझता है, उसने फ़ोन क्रेडल पर पटकते हुए सोचा, कि सोहल सिर्फ मेरा दुश्मन है। 6:30 बजे कलेक्टर के स्वागत के लिए बनारसी पान वाले की दुकान के सामने विमल फिर मौजूद था। इस बार संध्या उसके साथ नहीं थी। 6:35 पर एक सूट बूटधारी युवक पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचा। उसने पनवाड़ी से एक गोल्ड फ्लैग का पैकेट मांगा, जिसके बदले में विमल ने उसे 10-10 के कई नोट पनवाड़ी को सौंपते देखा। विमल समझ गया कि वही कलेक्टर था। वो युवक एक फिएट पर वहां तक पहुंचा था। पनवाड़ी से निपटते ही वो फिएट पर सवार होकर आगे बढ़ गया। इस प्रकार विमल को उस इलाके के 6 और मटका एजेंटों की खबर लगी।
उनमें 2 बनारसी पान वाले जैसे पनवाड़ी थे, एक ईरानी रेस्टोरेंट था और 3 ऐसे बुक सेलर थे जो पटरी पर पत्रिकाओं और पुस्तकों की दुकान लगाते थे। आखिरी एजेंट से निपटकर उसने सीधे जैकब सर्कल का रुख किया। उसने अपना फिएट चंपक भाई मेंशन नामक 8 मंजिली इमारत के कंपाउंड के भीतर पार्किंग में ले जाकर रोकी। विमल ने अपनी टैक्सी बाहर सड़क पर ही फुटपाथ से लगाकर रोक दी। कलेक्टर एक लिफ्ट में सवार हुआ जो कि इंडिकेटर की बत्ती के मुताबिक सीधी 5वीं मंजिल पर जाकर रुकी। वो दूसरी लिफ्ट में सवार हुआ। 5, वो ऑपरेटर से बोला। ऑपरेटर के साथ वो 5वीं मंजिल पर पहुंचा। वहाँ आपनूस की लकड़ी के एक खूबसूरत दरवाजे पर पीतल के अक्षरों में उसे सुवेगा इंटरनेशनल लिखा दिखाई दिया। वो एक क्षण हिचकिचाया और फिर दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हो गया। उसने अपने आप को एक सजे धजे रिसेप्शन पर पाया। रिसेप्शन के पीछे एक शीशे का दरवाज़ा था जिससे आगे एक कारपेट बिछा गलियारा दिखाई दे रहा था। उस गलियारे में उसे एक क्षण के लिए कलेक्टर युवक की झलक दिखाई दी। उसके देखते देखते वो दाईं ओर के कोने का एक दरवाज़ा ठेलकर भीतर दाखिल हुआ और उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। रिसेप्शन के पीछे एक युवती बैठी थी। क्या है? वो कर्कश स्वर में बोली। विमल उसकी तरफ घुमा। ये सुवेगा का दफ्तर है भाई, विमल बोला। है, वो पूर्ववत कर्कश स्वर में बोली, लेकिन दफ्तर बंद हो चुका है। अरे खुला तो है दफ्तर, तुम भी तो इधर बैठे लाए। ज़्यादा बात मत करो, चलो निकलो यहाँ से। अपन टैक्सी लाया है, विमल बोला और उसने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। युवती ने फौरन अपने दाएं हाथ के करीब मेज़ पर लटके हुए बेल पुश को थाम लिया। विमल ठिठक गया। उस बेल पुश का जरूर कोई खास महत्व था। ज़रूर वो वहाँ की किसी सुरक्षा प्रणाली का अंग था। इधर किसी ने टैक्सी नहीं मंगाई, वो बोली। कमाल है, विमल बोला। अभी का अभी तो कोई अड्डे पर फ़ोन करके बोला कि सुवेगा में एक टैक्सी भेजने का है। अपन नीचे इंतज़ार करता करता सूख गया, तभी तो ऊपर आयला है। अरे सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो झल्लाई। यहाँ किसी ने टैक्सी नहीं मंगाई। फ़ोन पर तो कोई साफ सुवेगा बोला। यहाँ से टैक्सी के लिए मैं फ़ोन करती हूँ, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। अब फुटो यहाँ से। फुटेला है, विमल बड़बड़ाया। अब स्टैंड से इधर तक का भाड़ा कौन देगा? विमल वहाँ से बाहर निकल आया। जाहिर था कि उस ऑफिस की सिक्योरिटी का सारा इंतज़ाम रिसेप्शनिस्ट पर निर्भर था, जो किसी गड़बड़ का अंदेशा होने पर फौरन भीतर कहीं उस बात की खबर कर सकती थी। आखिर उसने बेल पुश का एक बटन ही तो दबाना था और उसे ऐसा करने के रोकने की तरकीब विमल के पास थी। विमल ने टैक्सी को मिसेस पिंटो के बंगले वाली सड़क पर बंगले से थोड़ा परे ले जाकर रोका। उसने घड़ी पर निगाह डाली। 8 बजे थे। 10 मिनट, वो बोला। 10 मिनट में अगर तुझे वापस सड़क पर मेरे दर्शन ना हो तो समझ लेना कोई घपला हो गया है। देखो, नीलम रुआंसे स्वर में बोली, कोई घपला मत करना, 10 मिनट से पहले आ जाना। अरे घपला कोई मैं जानबूझकर थोड़ी ही करूँगा, तुम ही तो करोगे। घपला करने ही तो आए हो। दुश्मनी के खिलाफ गधी, खुद अपने खिलाफ नहीं। हाय हाय, वो बड़े शिकायत भरे स्वर में बोली। घोड़ी ही कह दिया होता। घोड़ी अच्छी होती है, मेरे से अच्छी तो नहीं होती, लेकिन गधी से अच्छी ही होती है। विमल की हंसी निकल गई। नीलम ने उसे मुंह चिढ़ाया। अब मैं? फिर विमल संजीदगी से बोला, शुरू करूँ अपना प्रोग्राम? नीलम ने बड़े शशंक भाव से सहमति में सिर हिलाया। विमल उस वक्त अपने टैक्सी ड्राइवर वाले लिबास में ही था। वो जानता था कि वैसा ही लिबास कुकिंग गैस कंपनी के डिलीवरी मैन का भी होता था। नीलम उस वक्त जीन्स, कीवी और जैकेट में थी। अपने सिर के बाल उसने एक मर्दाने अंदाज की टोपी के नीचे ढके हुए थे। टैक्सी की पिछली सीट पर एक गैस का सिलेंडर पड़ा था। विमल टैक्सी से बाहर कदम रखने ही वाला था कि एकाएक ठिठक गया। क्या हुआ? नीलम सक पकाए स्वर में बोली। बंगले की निगरानी हो रही है, विमल दबे स्वर से बोला। साथ ही उसने फौरन टैक्सी का इंजन स्टार्ट किया और उसे आगे बढ़ा दिया। टैक्सी फिर सड़क पर दौड़ चली। कौन कर रहा है निगरानी? नीलम बोली। बंगले के सामने की सड़क से पार फुटपाथ पर 3 आदमी थे, विमल बोला। अच्छा हुआ वक्त रहते मेरी उन पर नज़र पड़ गई। वे हमारे पीछे तो नहीं आ रहे होंगे? नहीं आ रहे, रियर व्यू मिरर में मुझे दिखाई दे रहा है हमारे पीछे कोई नहीं है। वे है कौन? क्या पता कौन है, लेकिन तैनात वे बंगले की निगरानी पर ही हैं। नीलम खामोश रही। दिन में मेरी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं गई थी कि बंगले की निगरानी हो रही हो सकती थी, और ना ही मुझे ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति बंगले के गिर्द दिखाई दिए थे। ये बखिया के ही आदमी होंगे। शायद वे ऐसी हर जगह की निगरानी करवा रहे हों जहाँ की तुम्हारे कदम पड़ सकते हों। बखिया के आदमी नहीं हो सकते वे। अगर वे बखिया के आदमी होते तो बंगले के अंदर नहीं तो कम से कम कंपाउंड के अंदर तो ज़रूर टहल रहे होते। तो फिर और कौन होंगे वो? पता नहीं कौन है। अब क्या करोगे? करूँगा तो वही जो करने आया हूँ, लेकिन अब खड़े पैर मुझे अपनी योजना में थोड़ी तब्दीली करनी होगी। क्या तब्दीली? विमल ने उसे बताया। जो लोग बंगले की निगरानी कर रहे थे वे वास्तव में पुलिस के आदमी थे। पुलिस कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक बखिया की हर उस एस्टैब्लिशमेंट की निगरानी हो रही थी जहाँ की विमल के पाँव पड़ सकते थे। इत्तेफाक से मिसेस पिंटो का वो बंगला भी कंपनी के उन ठिकानों में से एक था
जिसकी कि पुलिस को खबर थी। अपनी पुलिस की नौकरी को कोसते हुए एक सब इंस्पेक्टर और 2 हवलदार मिसेस पिंटो के बंगले की निगरानी का इंतहाई बोर काम कर रहे थे। सड़क के पास के एक बंगले की पहली मंजिल की एक खिड़की में खुद तुकाराम मौजूद था। उसकी गोद में एक दूरबीन रखी थी और सामने एक विस्की का ग्लास पड़ा था। वो वहाँ इसलिए मौजूद था क्योंकि वहाँ पुलिस मौजूद थी। अपने एक भेदिए से उसे खबर लगी थी कि मिसेस पिंटो के बंगले की और कंपनी के कई अन्य ठिकानों की पुलिस निगरानी कर रही थी। शांताराम के भाई और उसके आदमी बाकी ठिकानों की भी यूं ही निगरानी कर रहे थे जैसे वहाँ की निगरानी खुद तुकाराम कर रहा था। मिसेस पिंटो के बंगले के भीतर दंडवते के 2 ऐसे सशस्त्र प्यादे मौजूद थे जिनकी वहाँ मौजूदगी साधारणतया अपेक्षित नहीं होती थी। मिसेस पिंटो को उनकी वहाँ मौजूदगी पर ऐतराज़ था क्योंकि उसकी निगाह में वो साला हलकट कालीचरण वहाँ दोबारा कदम रखने का हौसला नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि वो दंडवते से जुबान नहीं लड़ाना चाहती थी इसलिए खामोश रही थी। वे दोनों प्यादे बंगले के प्रवेश द्वार की ऐन बगल में स्थित उस कमरे में मौजूद थे जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां बाहर सड़क की तरफ खुलती थी और जिनकी निगाहें वास्तव में बाहर की तरफ ही टिकी हुई थी। तभी उन्होंने कैरियर पर गैस का सिलेंडर लादे एक साइकिल सवार को बंगले में दाखिल होते देखा। मुख्य द्वार के सामने वो साइकिल पर से उतरा। उसने आगे हैंडल पर अटके एक प्लायर को वहां से उतारा और गैस के सिलेंडर को ठकठकाया। कुकिंग गैस के डिलीवरी मैन का हाउस होल्ड को अपने आगमन की सूचना देने का हर जगह वही स्टैंडर्ड तरीका होता था। एक प्यादे ने कमरे से निकलकर मुख्य द्वार खोला। क्या है? वो डांट कर बोला। बाप, विमल सिर पर मौजूद टोपी को ठीक करता हुआ बोला। दिखाई नहीं देता क्या है? गैस लाए हो? हाँ, तो पिछवाड़े में किचन के दरवाजे पर लेकर जाओ। पिछवाड़े में? नए भर्ती हुए हो जो इतना भी नहीं जानते कि किचन का दरवाज़ा पिछवाड़े में है। नया भर्ती नहीं हुआ हूँ बाप, लेकिन यहाँ पहली बार आया हूँ। ठीक है, चलो फुटो। प्यादे ने बंगले का दरवाज़ा बंद कर दिया। विमल साइकिल पर सवार हुआ और बंगले के पहलू से चक्कर काटकर पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। पिछवाड़े में उसने एक जाली दरवाजे के आगे साइकिल खड़ी की। साइकिल पर सिलेंडर लगा देखते ही दरवाजे के पीछे के बरामदे में मौजूद एक नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया। विमल ने कैरियर से गैस का सिलेंडर उतारा और उसे लुढ़काता हुआ जालीदार दरवाजे के भीतर दाखिल हुआ। महाराज, नौकर किचन में काम करते नौकर से बोला। गैस आई है। महाराज सक पकाया। ये कौन सा वक्त है गैस आने का? इस वक्त तो गैस आज तक नहीं आई। आज आ गई, नौकर तनिक हंसता हुआ बोला। और फिर तो गैस अभी परसों ही आई है। यहाँ से तो किसी ने गैस लिखवाई भी नहीं। विमल ने देखा पहाड़ जैसे देह वाला महाराज एकाएक बड़े संदिग्ध भाव से उसे देखने लगा था। विमल ने हाथ में थमा प्लायर जमीन पर गिर जाने दिया और गैस का सिलेंडर छोड़कर सीधा हो गया। बड़ी फुर्ती से उसने जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। खबरदार, वो सांप की तरफ फुफकारा। आवाज़ ना निकले। महाराज के हाथ से करची निकल गई और झंझनाट की एक तीखी आवाज़ करती हुई किचन के फर्श से टकराई। वो मुंह बाएं रिवॉल्वर की नाल को देखने लगा। नौकर भी हक्का बक्का सा कभी विमल को कभी उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर को देख रहा था। बाहर चलो, विमल बोला फौरन। दोनों मन मन के कदम रखते हुए बाहर पिछवाड़े के लॉन के नीम अंधेरे में आ गए। महाराज की धोती उतार कर उसके हाथ पांव और मुंह बांधो, विमल ने आदेश दिया। नौकर ने तुरंत आदेश का पालन किया। फिर रिवॉल्वर का एक प्रहार नौकर की कनपट्टी पर करके विमल ने उसे बेहोश कर दिया। उसने महाराज के बंधन चेक किए और फिर पहले उसे और फिर नौकर को घसीटकर झाड़ियों की ओट में कर दिया। उसने कपड़े व्यवस्थित किए, रिवॉल्वर वाला हाथ अपनी जेब में डाला और वापस लौटा। गैस का जो सिलेंडर वो लाया था वो उसने उसी फिल्म वालों के प्रॉप सप्लाई करने वाले से मुहैया किया जिससे वो अभी तक विभिन्न प्रकार की वर्दियां और मेकअप का सामान हासिल करता रहा था। वो सिलेंडर वास्तव में महज एक कंटेनर था जो कि पेट्रोल से भरा हुआ था। उसने कंटेनर को खोला और उसमें मौजूद पेट्रोल को किचन और बरामदे के दरवाजों और फर्श पर छिड़कने लगा। बरामदे से पार किचन के सामने डाइनिंग हॉल था। उसने उसके सारे फर्नीचर और पर्दों को पेट्रोल से भिगो दिया। कंटेनर में से उसने एक लंबी डोरी निकाली। वो डोरी डायनामाइट को लगाए जाने वाले पलीते की किस्म की थी। उसने डोरी का एक सिरा डाइनिंग हॉल के पेट्रोल में डूबे एक पर्दे के साथ बांध दिया और दूसरे को खिड़की की ग्रिल्स में से निकालकर बाहर लॉन में ले आया। वहाँ उसने दूसरे सिरे को माचिस जलाकर आग लगा दी। डोरी का वो सिरा सुलगने लगा और डोरी के साथ साथ धीरे धीरे आगे को सरकने लगा। वो वापस बंगले में दाखिल हुआ। पिछले बरामदे में से एक लंबा गलियारा शुरू होता था जो पूरे बंगले के ऐन बीचों बीच से होता हुआ सामने मुख्य द्वार तक जाता था। विमल ने दबे पांव उस गलियारे में कदम रखा। उस गलियारे में कई कमरों के दरवाजे खुलते थे लेकिन सभी उस वक्त बंद थे। किसी किसी के पीछे से वार्तालाप की या किसी की खनकती हुई नौजवान हंसी की आवाज़ें आ रही थी। रास्ते में वो उस कमरे के दरवाजे के सामने ठिठका जिसमें घोरपड़े की मौजूदगी में उसकी मिसेस पिंटो से पहली मुलाकात हुई थी। उसने दरवाजे को धीरे से सरकाकर उसमें एक झीरी पैदा की और उसमें आँख लगाकर भीतर झांका। भीतर मिसेस पिंटो मौजूद थी और टेलीफोन पर किसी से बात कर रही थी। विमल आगे बढ़ गया। वो उस सामने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जिसमें उसकी अक्ल के मुताबिक वो आदमी होना चाहिए था
जिसने उसे गैस पिछवाड़े में से ले जाने को कहा था। उसने दरवाजे को धीरे से धकेल कर खोला। दोनों प्याजों की तवज्जो क्योंकि बाहर सड़क की तरफ थी, इसलिए तुरंत उनमें से किसी का ध्यान दरवाजे की तरफ न गया। विमल भीतर दाखिल हुआ। उसने पाँव की ठोकर से दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर दिया। पल्ले के चौखट से टकराने की आवाज़ सुनकर वे दोनों घूमे। अपने पीछे एक आदमी को खड़ा देखकर वो सकपकाए। फिर मशीन की तरह दोनों के हाथ अपनी जेबों की तरफ बढ़े। जो हीरो की मौत मरना चाहता हो, विमल बर्फ जैसे सर्द स्वर में बोला। वही रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाए। दोनों के हाथ रास्ते में फ्रीज हो गए। वे अपलक उसे देखने लगे। पीठ मेरी तरफ, विमल बोला, हाथ और माथा दीवार के साथ। सड़क पार के बंगले की पहली मंजिल पर मौजूद तुकाराम अपनी शक्तिशाली दूरबीन के माध्यम से सारा नज़ारा देख रहा था। बीच में बंगले की बाउंड्री वॉल होने की वजह से वही नज़ारा देखने में पुलिस असमर्थ थी। एकाएक प्यादों को बेहोश होकर फर्श पर लौटते देखकर तुकाराम समझ गया कि जिस आदमी की उसे तलाश थी वो वहां पहुंच गया था। उसने दूरबीन रख दी और कमरे से बाहर की ओर लपका। अपनी रिवॉल्वर की मूठ के प्रहार से प्यादों के धराशायी होते ही विमल उस कमरे से निकला और लपक कर मिसेस पिंटो के कमरे में पहुंचा। कौन हो तुम? मिसेस पिंटो हड़बड़ाकर बोली। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अगर अपनी लड़कियों को तंदूरी चिकन बन जाना नहीं देखना चाहती हो, विमल बोला, तो फौरन सबको बंगले से बाहर निकालो। क्या बक रहे हो? वो बोली। यहाँ क्या आग लग गई है? लग नहीं गई है, लगने वाली है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि आग मैंने लगाई है। क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। कौन हो तुम? विमल और 4 कदम आगे बढ़ाया ताकि मिसेस पिंटो के पीछे जलती रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ सकती। मिसेस पिंटो के होश उड़ गए। काली? उसके मुंह से निकला। कालीचरण? एकदम ठीक पहचाना। अब सवाल जवाब में वक्त ज़ाया मत करो और अपनी लड़कियों को बचाओ ताकि वे आगे भी धंधा करती रह सके। गजानन! एकाएक मिसेस पिंटो गला फाड़ कर चिल्लाई। जोशी! अगर ये उन दोनों के नाम हैं जो सामने वाले कमरे में मौजूद है तो वे यहाँ नहीं आने वाले। क्यों? मैं अभी उन्हें बड़ी गहरी नींद सुला कर आया हूँ। मिसेस पिंटो गैस के निकले गुब्बारे की तरह पिचक गई। अब 1 मिनट रह गया है। वो टेलीफोन की तरफ झपटी। ये ठीक है, विमल बड़े इत्मीनान से बोला। फायर ब्रिगेड को एडवांस में फ़ोन कर दो, शायद बंगला बच जाए। वो तेजी से एक नंबर घुमाने लगी। तभी बाहर से कोई लड़की चीखी, आग आग! प्रत्येक जलती डोरी पेट्रोल से भीगे पर्दों तक पहुंच चुकी थी और बंगले के पृष्ठभाग से आग की लपटें उठने लगी थी। फिर एकाएक बाहर गलियारे में भगदड़ मच गई। पालकी वाला! तभी मिसेस पिंटो हांफती हुई माउथपीस में बोली, मेरी पालकी वाला से बात कराओ। विमल ने दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। बाहर नौजवान लड़कियों से गलियारा भरा पड़ा था। सब बंगले के अग्रभाग की ओर भाग रही थी। बंगले का पिछला भाग धू धू करके जलने लगा था। वातावरण लड़कियों की चीख पुकार की आवाज़ से गूंज रहा था। उसने फिर मिसेस पिंटो की तरफ ध्यान दिया। कालीचरण! वो आतंकित भाव से फ़ोन में कह रही थी। कालीचरण फिर यहाँ आया है। अरे वही आदमी जिसने डोगरा का कत्ल किया था। उसने बंगले में आग लगा दी है। वही आदमी जो... विमल बाहर निकल आया। लड़कियों के रेले के साथ वो बंगले से बाहर निकल आया। बाहर सड़क से अभी आग की लपटें दिखाई देनी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन लड़कियों की चीख पुकार का शोर सुनकर सड़क से पार मौजूद पुलिसिये उधर दौड़े चले आ रहे थे। तभी नीलम ने ऐन बंगले के सामने लाकर टैक्सी रोकी। विमल फौरन टैक्सी में दाखिल हो गया। नीलम ने टैक्सी आगे बढ़ाई। तुकाराम उस वक्त एक कार में सवार था और हालात की अगली करवट बदलने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने उसी क्षण उस आदमी को एक टैक्सी में सवार होते देखा जिसको उसने मिसेस पिंटो के बंगले में 2 आदमियों की खोपड़ी पर रिवॉल्वर से प्रहार करते देखा था। टैक्सी के वहाँ से रवाना होते ही उसने फौरन अपनी कार उनके पीछे लगा दी, लेकिन ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि टैक्सी थोड़ी ही दूर आगे जाकर एक संकरी गली में दाखिल हुई और फिर रुक गई। वो कार आगे बढ़ा ले गया। क्या चक्कर था? टैक्सी में विमल ने आनन फानन अपने तन के कपड़े उतारे और एक फायर फाइटर की वर्दी पहन ली। अपने सिर पर उसने एक फायर फाइटरों जैसी हेलमेट पहन ली और रिवॉल्वर वर्दी की अगली जेब में रख ली। मिसेस पिंटो का काम कर दिया? नीलम ने पूछा। नहीं, विमल बोला। नहीं? नीलम हैरानी से बोली। क्यों? मुझसे औरत जात पर यूं आक्रमण करते नहीं बना। क्या कहने? तभी दूर कहीं से आती फायर ब्रिगेड के इंजन की घंटी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। फिर 1 मिनट बाद फायर ब्रिगेड के 2 इंजन उनकी गली के सामने से गुजरे। विमल प्रतीक्षा करने लगा। चलो, थोड़ी देर के बाद नीलम से बोला। नीलम ने टैक्सी को बैक करके गली से निकाला और उसे मेन रोड पर ले गई। तुकाराम को यह देखकर सख्त हैरानी हुई कि टैक्सी वापस जलते बंगले की तरफ जा रही थी। टैक्सी बंगले के समीप पहुंची तो विमल ने देखा कि विशाल बंगले के ऐन सामने भाग को छोड़कर आग लगभग सारे बंगले में फैल चुकी थी। विपरीत दिशा से आग बुझाने वाले 2 और इंजन वहां पहुंच चुके थे। लोग अपने अपने बंगलों से निकलकर वहां जमा हो रहे थे। नीलम ने एक इंजन के पहलू में केवल एक क्षण के लिए टैक्सी को रोका। इतने समय में फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहने विमल टैक्सी से निकलकर इंजन के पास जा पहुंचा। टैक्सी आगे बढ़ गई।
पीछे आते तुकाराम ने सारा नज़ारा साफ देखा। उसने अपनी कार को आगे बढ़ा ले जाने की जगह अपने बंगले में मोड़ दिया। अब वहाँ कोई 2 दर्जन फायर फाइटर मौजूद थे। कुछ इंजन आग बुझाने की प्रक्रिया में लग चुके थे और कुछ अभी तैयारियां कर रहे थे। नीम अंधेरे में उन्हीं में विमल भी हिल मिल गया था। कंपाउंड के एक कोने में मिसेस पिंटो की सारी लड़कियां जमा थी और उन्हीं के बीच खड़ी मिसेस पिंटो अपने बाल नोच रही थी और पागलों की तरह प्रलाप कर रही थी। उसी भीड़ में विमल को महाराज, उसका साथी नौकर और वे दोनों आदमी दिखाई दिए जिन्हें वो सामने कमरे में बेहोश करके छोड़ आया था। प्रत्यक्ष आग की गर्मी उन्हें जल्दी होश में ले आई थी। 4 मोटे मोटे पाइपों से निकलते पानी की तेज धारें जलते बंगले पर पड़ने लगी थी। 4 में से एक पाइप को संभाले खड़े व्यक्तियों में से एक व्यक्ति विमल भी था। तभी एक विशाल मर्सिडीज कार वहां पहुंची। कार में से जिन 2 व्यक्तियों ने बाहर कदम रखा, संध्या से हासिल जानकारी की मेहरबानी से विमल ने उन्हें फौरन पहचान लिया। उनमें से एक पालकी वाला था और दूसरा वो हैरान हुए बिना ना रह सका, जॉन रॉड्रिग्वेज था। कार में से 3 आदमी और निकले। उनमें से एक ड्राइवर था और 2 सशस्त्र बॉडीगार्ड थे। वहां पहले से मौजूद विमल से चोट खाए दोनों प्यादे लपक कर उनके पास पहुंचे। उन्हें देखते ही मिसेस पिंटो लपकती हुई उनके पास पहुंची। वो रोती बिलखती बार बार जलते बंगले की तरफ इशारा करती उन दोनों को कुछ बताती रही। उस दौरान विमल ने कई बार उसे कालीचरण का नाम लेते सुना। जहां विमल पाइप थामे खड़ा था वहां से पालकी वाला कोई ज्यादा दूर नहीं था। विमल एकाएक यूं नीचे को बैठ गया जैसे पाइप का भार उसे संभल ना रहा हो। उसने पाइप को अपने घुटने पर टिका लिया और इस प्रकार दायां हाथ खाली करके धीरे से जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। आग वहां पर इतनी बड़ी घटना थी कि हर किसी का मुकम्मल ध्यान जलते बंगले की तरफ था। विमल ने पाइप की ओर से ही सावधानी से एक के बाद एक 2 फायर किए। वहां मचे भीषण शोर शराबे में गोली की आवाज़ खुद उसे बड़ी मुश्किल से सुनाई दी। पालकी वाला ने एकाएक अपने दोनों हाथ से अपनी छाती थाम ली और वो दोहरा हो गया। कई क्षण किसी की समझ में कुछ न आया कि उसे क्या हो गया था। विमल ने रिवॉल्वर वापस अपनी जेब में रख ली और चिल्लाकर अपने से सामने वाले फायर फाइटर से बोला, जरा संभालना, पीछे से पाइप लूज हो गया मालूम होता है। तो दोस्तों, ये था विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 9। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।